नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही अनोखी कहानी डिकोड करने वाले हैं। मिजोरम की कहानी, द मिजोरम बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब कैसे एक छोटी सी प्राकृतिक घटना ने भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक पूरे इलाके का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण से क्या-क्या नया सामने आता है। जरा सोचिए, क्या एक साधारण से फूल के खिलने से किसी नए राज्य का निर्माण हो सकता है? सुनने में किसी फिक्शन या थ्रिलर मूवी की स्टोरी लगती है ना? लेकिन असल में मिजोरम के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पारिस्थितिकी और भू राजनीति का ये बिल्कुल वास्तविक गठजोड़ है, और यही वो मुख्य रहस्य है जिसे आज की इस चर्चा में हम समझेंगे। अब पास्ट के उस रहस्य को सुलझाने से पहले आज के मिजोरम का एक बहुत ही शानदार आंकड़ा देखते हैं। 91.03%। ये यहाँ की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर है। आज का मिजोरम एजुकेशन के मामले में पूरे भारत में केरल के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि इस राज्य ने डेवलपमेंट की दिशा में कितने मजबूत और शानदार कदम उठाए हैं। और यहाँ की डेमोग्राफिक्स भी देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग हैं। इस स्लाइड में देखिए, लगभग 85% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, फिर बौद्ध और हिंदू आते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? दरअसल इसका सीधा कनेक्शन 19वीं सदी में यहाँ आए ब्रिटिश मिशनरीज से है। उन्होंने सिर्फ धर्म का ही प्रचार नहीं किया, बल्कि मिजो भाषा को रोमन लिपि देकर फॉर्मल एजुकेशन को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया। और उसी का रिजल्ट वो हाई लिटरेसी रेट है जिसके बारे में अभी बात हुई। चलिए अब कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, द डेडली बैम्बू फ्लावर्स, यानी जानलेवा बांस के फूल। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 के दशक के अंत की बात है। मिजोरम तब असम का लुशाई हिल्स जिला हुआ करता था। उसी वक्त वहां मौसम का कहर बरपा। अब ये मौसम क्या है? ये एक इकोलॉजिकल घटना है जो लगभग हर 50 साल में एक बार होती है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां मुश्किल से साल में एक ही बार खेती हो पाती है। मतलब सर्वाइवल के लिए अनाज को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। और जब ये मौसम आता है ना, तो एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। 1958 से 1960 के बीच जो हुआ वो एकदम किसी बायोलॉजिकल डोमिनोज इफेक्ट जैसा था। होता क्या है कि सबसे पहले बांस के जंगलों में एक साथ फूल खिलने लगते हैं, और ये फूल चूहों का बिल्कुल फेवरेट खाना होते हैं। इन्हें खाकर चूहों की आबादी रॉकेट की स्पीड से बढ़ती है। एकदम चूहों की एक विशाल फौज खड़ी हो जाती है। फिर जैसे ही ये फूल खत्म होते हैं, ये करोड़ों भूखे चूहे गांव की तरफ मुड़ जाते हैं और खेतों से लेकर गोदामों तक में रखे अनाज पर धावा बोल देते हैं। नतीजा, एक भयंकर अकाल। जाहिर सी बात है, जब 1958 में ये प्राकृतिक अकाल पड़ा तो भुखमरी फैल गई। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और उन्होंने तत्कालीन असम सरकार से मदद की गुहार लगाई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सरकार ने इन मांगों को बिल्कुल बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। कोई मदद नहीं पहुंची। अब ऐसे में कोई भी समझ सकता है कि जब आंखों के सामने लोग भूख से मर रहे हों और सिस्टम से कोई सपोर्ट ना मिले, तो वहां के लोगों में कितना भारी गुस्सा और व्यवस्था के प्रति निराशा भर गई होगी। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, विद्रोह और ऑपरेशन जेरिको। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि चीजें कैसे एक के बाद एक बिगड़ती गईं। 1958 में अकाल पड़ा ही था कि 1960 में एक नया विवाद खड़ा हो गया, असमिया भाषा विधेयक। इसका सीधा सा मतलब था कि पूरे असम ने, जिसमें मिजोरम भी आता था, असमिया भाषा को राजभाषा बना दिया जाए। अब एक तरफ तो लोग पहले ही भूखमरी से जूझ रहे थे, ऊपर से अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान छिनने का डर भी सताने लगा। इन दोनों चीजों ने मिलकर पॉलिटिकल टेंशन को इतना भड़का दिया कि बात 1966 के ऑपरेशन जेरिको तक जा पहुंची। इसी असंतोष के बीच एक नया संगठन उभरकर सामने आया। अकाल के दौरान जो मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट बना था, वो अब एक पूरी तरह से राजनीतिक और सशस्त्र समूह में बदल चुका था। मिजो नेशनल फ्रंट या MNF। इसके लीडर थे लालडेंगा, और इनका लक्ष्य सिर्फ एक अलग राज्य बनाना नहीं था, बल्कि भारत से पूरी तरह आज़ादी हासिल करना था। उस वक्त भारत चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों में उलझा हुआ था, तो MNF ने इसी बात का फायदा उठाया और अपने विद्रोह के लिए इन विदेशी ताकतों से फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग हासिल कर ली। ऑपरेशन जेरिको लालडेंगा की एक बहुत ही सीक्रेट और वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। 28 फरवरी की आधी रात को आइजोल का बाहरी दुनिया से जुड़ने वाला इकलौता रास्ता सिलचर रोड काट दिया गया। आइजोल शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया, जिससे लोकल पुलिस और असम राइफल्स को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और इन सब सुनियोजित रणनीतियों का नतीजा ये हुआ कि 1 मार्च 1966 को लालडेंगा ने मिजोरम को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया।
अब जाहिर है देश के अंदर एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा करना सीधे सीधे भारतीय संप्रभुता को चुनौती देना था। इसके जवाब में भारत सरकार ने बिना कोई देरी किए तुरंत सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। हालात काफी बेकाबू हो रहे थे। विद्रोहियों ने सेना के हेलीकॉप्टर्स तक को नुकसान पहुंचाया। इसलिए स्थिति को वापस अपने कंट्रोल में लेने के लिए सरकार को हवाई फायरिंग और एयर स्ट्राइक्स का सहारा लेना पड़ा। इस भारी कार्रवाई के बाद जाके विद्रोह पर कुछ हद तक काबू पाया जा सका। इस बड़े टकराव के बाद अब हम अपने तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, शांति का मार्ग। यह स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे शांति धीरे धीरे वापस लौटी। 1967 में आतंकवाद से निपटने के लिए एक सख्त ग्रुपिंग पॉलिसी लागू की गई। हालात संभलने लगे और 1968 तक आते आते कई विद्रोहियों ने सरेंडर करके मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। फिर 1972 में प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और फाइनली 2 दशकों के लंबे और तनावपूर्ण दौर के बाद 1986 में भारत सरकार और MNF के बीच वो ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। इसी का नतीजा था कि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां पूर्ण राज्य बन गया। और अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी खंड की, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रगति। मिजोरम की इकोनॉमी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 80% आबादी झूम यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर निर्भर थी, जिसमें पैदावार काफी कम होती है। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। साल 2000 में राज्य ने एक नई औद्योगिक नीति लागू की। अब पूरा फोकस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संतरा और अनानास जैसे फलों की प्रोसेसिंग और सबसे मजेदार बात उसी बांस के प्रोडक्ट्स पर है जिसने कभी वो भयानक अकाल ला दिया था। इसके अलावा अब पाम ऑयल, मसालों और फूलों की खेती भी बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है। बुनियादी ढांचा किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और मिजोरम इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 60 मेगावाट का तुइरियाल और 500 मेगावाट का कोलोडाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस इलाके की तस्वीर बदल रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ बिजली ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि वाटर ट्रांसपोर्ट के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। और साथ ही कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग बनाने के लिए पूरे राज्य में लगभग 6000 किलोमीटर का एक बेहतरीन सड़क नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इतने उथल-पुथल भरे इतिहास और तेजी से होते मॉडर्नाइजेशन के बाद भी मिजोरम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। 4000 फीट की ऊंचाई पर बसी खूबसूरत राजधानी आइजोल हो या फिर राज्य का सबसे ऊंचा और शानदार वांतांग जलप्रपात, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी का कोई जवाब नहीं। इसके साथ ही यहाँ के पारंपरिक और वाइब्रेंट फेस्टिवल्स जैसे चेराव, मिमकुट और थालफवांग कुट आज भी दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बड़ा ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल सामने आता है। मौतम का जो विनाशकारी बायोलॉजिकल साइकिल है वो 1911, 1958 और फिर हाल ही में 2007 में भी आ चुका है। मतलब ये एक ऐसा नेचुरल साइकिल है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो सवाल ये है कि आज का ये हाईटेक, एजुकेटेड और शांतिपूर्ण मिजोरम 50 साल के इस चक्र के तहत जब अगली बार बांस के फूल खिलेंगे तो उसका सामना कैसे करेगा? इस राज्य की अब तक की अद्भुत सहन शक्ति को देखते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ।